Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic benchmark indices rebound, a snapping 3-day losing streak. A Sensex adds over 400 points to close at 81,597. Nifty settles at 24,813. Employees Provident Fund Organization adds over 14 lakh new members during March this year. And crude oil prices rise more than 1% today amid fears of a supply disruption in West Asia. घरेलू शेयर बाजार में पिछले 3 सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला पलटा। सेंसेक्स 400 अंक से अधिक उछला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,813 दर्ज हुआ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने साल मार्च के दौरान 14 लाख से अधिक नए सदस्य जोड़े और पश्चिम एशिया में तेल आपूर्ति में बाधा पड़ने की आशंकाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत 1% से अधिक बढ़ी। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला आज थम गया और फर्मा तथा आईटी स्टॉक की अगुवाई में प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 410 अंक यानी 0.51% की बढ़त लेकर 81,597 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 130 अंक यानी 0.52% बढ़त के साथ 24,813 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.9% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.51% लाभ के साथ बंद हुआ। Reversing their 3-day losing streak, domestic benchmark indices closed with gains of 0.5% today, led by recovery in pharma and IT stocks. The 30-share index of the BSE Sensex rose by 410 points, 0.51% to close at 81,597, and the National Stock Exchange Nifty 50 gained 130 points, or 0.52%, to settle at 24,813. The broader markets also reflected the positive trend, with the BSE Mid-Cap Index adding 0.90% and the Small Cap Index rising 0.51%. In the Sensex pack, 24 out of 30 companies ended with gains. Among the top gainers, Bajaj Financial Services rose 2.02%, Tata Steel added 1.86%, Sun Pharma was up 1.57%. On the downside, IndusInd Bank fell 1.39%, Kotak Bank slipped 0.77%, and Power Grid was 0.62% down. In the sectoral indices of the BSE, barring consumer durables, all other 20 sectors registered gains. Capital goods sector rose 1.65%, realty gained 1.58%, and industrials increased 1.35%. The overall market breadth of the BSE was positive as shares of 2,291 companies advanced, shares of 1,685 companies declined, while shares of 139 companies remain unchanged. At the NSE, 50 companies hit their 52-week high, while 17 companies hit their 52-week low. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया बिना किसी खास उतार चढ़ाव के 85 रुपए 62 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्देशीय कारोबार में 99.61 पर चल रहा था। सिद्धार्थ जी, बाजार में आज 3 सत्रों के बाद हमने अच्छी खासी लिवाली देखी है, क्या प्रमुख कारण रहे? नहीं मनु जी, मुझे लगता है
मार्केट्स, एक तो सबसे बड़ा कारण जो आपने बात कही कि 3 दिन से बाजार गिर रही थी, तो स्वाभाविक था कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ठीक है, जिन्हें प्रॉफिट बुक करना था वो हुआ, तो अब शायद फिर वापस जब लगा लोगों को, तो वैल्यू बाइंग भी एक रीज़न रहा होगा। और कुछ फार्मा, जैसे फार्मा या आईटी में, फार्मा में स्पेसिफिकली जो यूएस हेल्थ अथॉरिटीज़ का एक ऑर्डर आया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था कि हेल्थ केयर की कॉस्ट को कम करना है, तो उसका ये माना जा रहा था कि जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा ब्रांडेड कंपनीज़ हैं उन पे होगा। तो उसमें जो इंडियन फार्मा कंपनीज़ है जिनका यूएस में काफ़ी बड़ा वो है, एक्सपोर्ट्स हैं उस तरह का, तो वो शायद जो जेनरिक कंपनीज़ हैं वो उससे बच जाएंगी, उन पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं फार्मा स्टॉक्स में एक इमीडिएट रीज़न। दूसरा मुझे लगता है कि जो अभी भी परिस्थितियां हैं, आप वर्ल्ड में जो देख ही रहे, एक फ्लक्स है चारों तरफ, अभी भी अनिश्चितता है। ट्रम्प साहब का टैरिफ का जो उनका जो एक धमकी है वो अभी भी बरकरार है। उसके साथ साथ जो आपका यूक्रेन रशिया अभी भी कुछ खास हुआ नहीं है। हमास इजराइल चल ही रहा है। इंडिया पाकिस्तान जो बीच में थोड़ा सा हुआ डिसरप्शन, लेकिन अभी लगता है शांत है। हालांकि कितने दिन कितना ये परमानेंट है ये कहना मुश्किल है। तो इस सब के को अगर आप बैकग्राउंड में रखेंगे और हिंदुस्तान को देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हिंदुस्तान के बहुत स्ट्रांग हैं। आपकी ग्रोथ रेट अभी भी ठीक है, टैरिफ से डिसरप्शन आएगा ऐसा माना जा रहा है। सरकार के द्वारा भी ये बात सरकार ने मानी है कि हमको हो सकता है हमारी जीडीपी में तकरीबन 0.5% का इसमें असर दिखे। तो ठीक है, हमने एक 6.3 से 6.8 का बैंड दिया है, तो मे बी वी मे बी क्लोजर टू द लोअर साइड ऑफ द बैंड। स्टिल वील बी 6% प्लस, विच इज़ अगेन विल कंटिन्यू टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग। फिर आपका इन्फ्लेशन बहुत नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट 6 साल का जो लो है उसके आसपास है। तो और एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है कि आरबीआई का रेट कट हो। हालांकि उसमें भी एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि यूएस की जो यील्ड्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स पे उनकी यील्ड्स हैं, वो भी काफ़ी ऊपर चली गई हैं। तो हमारा और हमारी जो जीसेक यील्ड्स हैं और उनकी यील्ड्स के बीच में जो गैप है वो काफ़ी, मुझे लगता है 2 दशकों के बाद तकरीबन 2% ही रह गया है। तो वो एक हमारे लिए हो सकता है खतरे की घंटी भी हो, क्योंकि कल जैसे आपने मार्केट में देखा कि जो एफआईआईज थे उन्होंने तकरीबन 10,000 करोड़ की सेलिंग की थी। तो उसका बेसिक रीज़न, मतलब एक रीज़न ये भी हो सकता है बिकॉज दे आर गेटिंग अट्रैक्टिव यील्ड्स इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स पे, तो उनको लगता है वो सेफर हेवन है, वो क्यों इतनी दूर आएँ, इतना रिस्क लें और फिर यहाँ पैसा लगाएं। तो वहाँ पे भी एक वो रीज़न हो सकता है। उसके अलावा बट स्टिल अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल देखेंगे, मॉनसून हमारा बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो आईएमडी की जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि 4-5 दिन में इट विल हिट द केरला कोस्ट। तो वो भी एक एग्रीकल्चर के लिए अच्छे संकेत हैं। और कल कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बोला भी इस साल भी ये एक्सपेक्टेशन है कि 3.5% के आसपास कृषि क्षेत्र की भी ग्रोथ रहेगी। और कृषि क्षेत्र बढ़ता है तो बिल्कुल रूरल डिमांड भी आती है, तो विच इज़ अगेन अनदर पॉजिटिव। सो एंड अगर आप जीएसटी कलेक्शंस देख लें, हमारी मेक इन इंडिया लार्जली देखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो जो फोकस है, तो इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ ब्राइट स्पॉट डिस्पाइट ऑल दीज नेगेटिव्स अराउंड इन द वर्ल्ड। तो इसलिए मुझे लगता है मार्केट ब्रॉडली मुझे लगता है इस लेवल्स पे रहेंगी। हाँ, कोई दिन ऐसा होगा जब एक प्रॉफिट बुकिंग होगी या कोई एक इमीडिएट रीज़न मिलेगा मार्केट को, तो थोड़ा बहुत मार्केट नीचे ऊपर करेंगी। बट एक बड़ा ट्रिगर कि मार्केट इसके बियॉन्ड चली जाए, कोई बहुत ऊपर जाए, फिलहाल मुझे अभी दिखता नहीं उस तरह का कोई ट्रिगर। So you have covered a lot, Siddharth, especially with your macro outlook, and you have combined that with what's happening in the market. Another data I think you missed this time is a core industries data, and cement production went up by 6.7%. We're in the midst of the second quarter results. What do you make of the cement sector stocks? And conversely, if you look at petroleum refinery products, that production actually declined by 4.5%. And in fact, if you look at the results today for ONGC and Oil India, the market valuation has come down just marginally. So there is some correlation fundamentally between what's happening in the macro data and what's happening in terms of valuation in the stock markets. But do tell us about the cement stocks and steel as well, because steel had witnessed an uptake of 3% if you look at the core industries data. Again, steel stocks have also picked up, like Tata Steel, for instance. See, Arjun, you pointed out a very right, you've brought us to the data of core sector, which is
if you look at it in a holistic the data is negative for us. It's only 0.5%. So basically it's a worrying point if we look only at the April data, because if you look year on year, last year April this data is on a high base, so there is a contraction, huge contraction, because same period April last year it was our core sector growth was about 7%. So, and core sector, what is core sector? These 8 core industries, which is crude oil, petroleum refineries, steel, cement, fertilizer, they constitute almost 40% of our index of industrial production. So which is not a good sign for our industrial production. There's been a lot of government spending on infra and agriculture as well. So I'm coming to your point of cement. There is a contraction in cement and steel as well, but the level of contraction is less, or the growth is still there. But if you compare it with crude oil, refinery products, electricity generation, there the contraction is huge. So it is a little bit of worry, but I would say this is only a 1 month data. So we shouldn't, and especially on a high base. So I would say we need to wait more. If we continue to say, then there's something which could be worrying for us. Yes, there has been disruption, that also could be a reason. Plus, as what you said, there is still pickup in cement and steel. Yes, a big reason is government spending, infrastructure spending, as well as in also real estate is doing well. So that also. But what I'm trying to say is everything needs to work together. So it is not that steel and cement will grow in isolation and we will not see electricity. And so the argument is a fiscal multiplier. You have both revenue multiplier when you talk about GST collection, and you have the expenditure multiplier as well with government spending on infra. Yeah, right. And I will also like to talk about what you mentioned about ONGC, the stocks, the valuation, the overall company valuation being a little bit moderated a little. That also because you see of last 1 month, especially if you see in last 20 days, the crude oil prices have also been muted. You've just seen an uptick today just because of some West Asia disturbance. So all that is also contributing to this kind of subdued impact in the share prices as well as on the company's valuations. सिद्धार्थ जी, यहाँ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे जो मौसम विभाग की भविष्यवाणियां हैं और जो बारिश का पैटर्न हम देख रहे हैं उसको देखते हुए, और जो कृषि क्षेत्र में विकास होने की अनुमान है उन सबको ध्यान में रखते हुए, कहाँ यानी इनसे जुड़े हुए कौन से वो क्षेत्र हो सकते हैं जहां निवेश करना भारतीय शेयर बाजार में हमारे जो छोटे कह लें कि निवेशक हैं, छोटे आम निवेशक हैं, उनके लिए कहाँ सुविधाजनक रहेगा अपना निवेश डालना? नहीं, देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात है अगर मॉनसून टाइम पे है तो ये सबसे बड़ा इसका जो फायदा है कि इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर डिमांड बनी रहेगी, और खासकर रूरल कंज्यूमर डिमांड। तो ये एक तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि एवरीथिंग इज हमारे लिए, बिकॉज हमारा 60 मतलब तकरीबन पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर मॉनसून पे आधारित है। तो एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है। और जो आपने बोला डिमांड, तो ऑब्वियसली अगर कृषि क्षेत्र मजबूत है तो जहाँ तक अगर मैं स्पेसिफिक बोलूँ तो ट्रैक्टर्स की बात है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम्स, तो ये सब की सेल्स जो है बहुत ज़्यादा रोबस्ट रहती है अगर एग्रीकल्चर और मॉनसून की अगर ये बात रहे कि खबर कि समय पे है। ऑब्वियसली मॉनसून से और जो भी कृषि क्षेत्र से जुड़े जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं रिलेटेड हैं, और इसके साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और मुझे नहीं लगता ऐसा मैं आपको केवल निवेशक को केवल इस डेटा के बेस पे उसको बोलूं कि आप केवल इन्हीं एरियाज में, मुझे लगता है इंडिया में इस समय वैल्यूएशंस अभी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कुछ दिन मतलब आपको कुछ स्टॉक्स पिक करिए, राइट दिन का इंतज़ार करिए। जैसे कल बाजार तकरीबन 900 पॉइंट गिरी थी, तो आप देखिए कि उस दिन आपका वो शेयर जो आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जो आपने अपना उस पर होमवर्क किया हुआ है, वो आपको राइट प्राइस पे मिल रहा है। मुझे लगता है अभी भी अपॉर्चुनिटी है, कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे मतलब मैं तो ये कहूँगा कि शायद बेस्ट टाइम एक जो एकदम बहुत लो लेवल्स ऑफ शायद वो ना लौटे अब, क्योंकि वो फरवरी तक मुझे लगता है वो टाइम जो बेस्ट टाइम था टू बाय शेयर्स हैज़ गॉन। बट स्टिल मार्केट्स में जैसा हम बोलते हैं कि आप कभी भी घुसिए, थोड़ा सा अपना जो टाइम पीरियड है, टाइम होराइजन, वो 2-3 साल का रखिए, तुरंत ना रखें कि आप आज लगा रहे हैं एंड ओवरनाइट गेंस के लिए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि हिंदुस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल अच्छे हैं, आप मिड कैप में देखेंगे कुछ अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी, स्मॉल कैप में मिलेंगी, लार्ज कैप में मिलेंगी, और थोड़ा सा इस समय जो ये रैली है या वो लार्ज कैप
को ज़्यादा दर्शा रही है। यहाँ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, यानी कोविड को लेकर जो नई आशंका उभरी है। पिछले यानी कह ली कि पिछली बार की जो आशंका थी वो भयावह की श्रेणी की थी और बड़े पैमाने पर दुनिया भर में हमने देखी बाजार को बंद होते हुए या सब कुछ बंद होते हुए। अब जो कोविड की ताज़ा लहर है उसका क्या असर पड़ सकता है बाजार पर? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मनोज जी, अगर इस तरह का कुछ होता है तो जान माल का नुकसान, डिसरप्शन होता है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसरप्ट होती है। हांगकांग, सिंगापुर में जो सुनने में आ रहा है कि वेव है, कुछ केसेस हमारे यहाँ भी इस तरह के जो है दिख रहा है, सर्ज है, लेकिन वो कितना चिंताजनक है ये कहना वही थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दी होगा। थोड़ा और ट्रेंड के लिए वेट करना होगा कि किस तरह का डिसरप्शन होगा। लेकिन मेरा ये भी मानना है साथ साथ कि मुझे लगता है जो कोविड का वर्स्ट फॉर्म जो हम लोग देख चुके हैं, मुझे लगता है अब दुनिया उससे निपटने के लिए ज़्यादा तैयार है, क्योंकि हमने पहले इस तरह का कोविड जैसी कोई बीमारी या महामारी देखी ही नहीं थी, उससे हमें कोई परिचय नहीं था। तो मुझे लगता है अब जो भी इस तरह का वो होगा, डिसरप्शन तो होगा, नुकसान होगा, जानमाल का होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का होगा, बट इतना भयावह होगा, इतना खराब होगा, मुझे नहीं लगता है। So speaking about COVID disruption, and let's combine that with the Trump disruption as well. What's the baseline tariff? 10% and 26% imposed on Indian imports. How do you see a waiver of that in the short to medium term, and its impact really on all sectors? You spoke about FMCG, that has gone up today. Banking has gone up today as well. We are looking at exports, net exports, which is a component part of our GDP. We talk about factory output, which is 2/5 of the core industries data that's coming out. All of this is interrelated. See, Arjun, what you said on the tariff side, Trump tariff, I think today only there is a story from quoting some Indian official from US, because our delegation is there. Our commerce minister is in US. I think currently he's traveling back, but the delegation, the chief negotiators of both the countries continue to meet, continue to engage, and there is a very positive sentiment that is emerging from the Indian side, that yes, they are looking, that they are trying to reach an agreement where not only 26% of tariff that was imposed, plus also there is some concession on the baseline tariff, and also they are able to also achieve some kind of minimum import price for our own labor intensive sectors like textiles, leather. We are able to negotiate something, plus specially protection for our dairy agriculture sector, which is high on US list. So I think all that negotiation and things what we are able to gather is that things are looking very positive, and we should be seeing, because the deadline is I think July 8th or something. We need to negotiate first cut deal with US by then. And another positive which we were talking before the program also was there is also talk of a harvest deal with EU, which again is our second biggest trade partner. So I think that again is a big positive, because we are looking at, again, there also our own people, our own officials are stating a deadline of July. So both these things I think would give some push to the markets also. Well, let's have a look at some macro data now. The combined index of 8 core industries expanded by 0.5% in April this year compared to the same period a year ago, according to a government release on Tuesday. The index measures production of 8 core industries and constitutes about 2/5 of the country's industrial production. 5 of India's core sectors, coal, natural gas, steel, cement and electricity, recorded an expansion during the last month, according to the provisional data released by the Ministry of Commerce and Industry. Cement production increased by 6.7%, coal production rose by 3.5%, steel witnessed an uptick of 3%, electricity generation was up by 1%, and natural gas production rose marginally by 0.4% on an annual basis. Conversely, petroleum refinery products declined by 4.5%, fertilizer slipped by 4.2%, while crude oil production declined by 2.8% in comparison with April 2024. The 8 core industries comprise 40.27% of the weight of items included in the index of industrial production. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज कुल मिलाकर तेजी दिखी। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.61% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.91% की तेजी हुई।
चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.21% लाभ के साथ बंद हुआ। उधर सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बंद हुआ, जबकि बिकवाली के दबाव में जापान के निक्केई 225 में 0.62% की गिरावट देखने को मिली। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां भी ताजा समाचार मिलने तक प्रमुख बाजारों में नरमी दिख रही थी। जर्मनी का डेक्स 0.18% नीचे चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.61% की नरमी बनी हुई थी। उधर लंदन का फुटसी 100 अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था। Briefly, your take on Japan and their holding of U.S. treasuries. Are they continuing their selling? How's the yen doing? And more importantly, what's the Bank of Japan's response? I think, Arjun, currently, I think everybody is waiting for the events to unfold, especially tariff. I think Japan and US are already very close. And another one, I think, which we are close is UK. So, and I think everyone is waiting on how this entire story, especially China, US, how that unfolds, India, US. So I think the current, it is wait and watch for, because, and everybody is waiting for more. And as you saw, even Fed, and they have still not, there is expectation of rate cuts in the current year, but everybody is postponing their decisions, waiting for more data, more things to unfold. So I think all that, currently things, I see things moving broadly in a broad, very, very broad range. I don't see immediate sharp uptick or sharp downward movement. And yes, if until unless there is something immediate which happens, there is some immediate event which happens or triggers a fall or a rise. Well, let's have a look at the U.S. markets now. Wall Street's main indices fell on Tuesday as a tech-driven rally lost momentum, and investors awaited commentary from several U.S. Fed officials on the monetary policy outlook due later today. Snapping its six-day winning streak, the S&P 500 fell 0.39% to close at 5,940. The Nasdaq Composite declined 0.38% to 19,143, while the Dow Jones Industrial Average shed 115 points, 0.27%, ending at 42,677. Just looking at the U.S. economy in terms of their macro numbers, unemployment is still at 4.2%. As before for the month of April. They've added 177,000 new jobs in the US. No change there either. Now they're looking for a monetary multiplier. How do you see the US Fed officials looking at the discount rate? Are they going to cut it? And how is Powell going to react to the demands of Trump? See, that is what you would have noticed that 2 days back, Moody cut the rating for US. Credit rating. Yeah, credit rating for US because of the high debt. So now it's a catch-22 even for the US Fed. And especially when they have to also watch the impact of tariff on prices. There is also a concern of US economy slowing down, inflation going up because of tariff. So I think they will need to watch, and probably today's commentary by US Fed would be very, very crucial and important. So I think we need, how they see things panning out, this would be, I'm sure, elucidated by Mr. Powell in his policy today. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लौटें स्वदेश। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने इस साल मार्च के दौरान 14 लाख से अधिक नए सदस्य जोड़े हैं। ये एक वर्ष पहले इसी अवधि की तुलना में 1.15% अधिक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 में EPFO में करीब 14,58,000 सदस्य जोड़े गए। इनमें से लगभग 7,54,000 नए सदस्य हैं, जो फरवरी 2025 की तुलना में 2.03% की वृद्धि को दर्शाता है। ये वृद्धि रोजगार के अवसर बढ़ने से संभव हुई है। आंकड़ों के अनुसार 18 से 25 आयु वर्ग में करीब 4,45,000 नए सदस्य जुड़े हैं। इसके अलावा EPFO में 2 लाख से अधिक नई महिला सदस्य भी सम्मिलित हुई हैं। मार्च 2024 की तुलना में इसमें 4.18% की वृद्धि हुई। यदि हम आंकड़ों में समझना चाहें, यानी कह लें कि आम लोगों की भाषा में समझना चाहें, तो ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं? रोजगार की स्थिति बेहतर हो रही है?
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इसलिए मनोज जी मतलब इससे यही कि रोज़गार के अवसर आ रहे हैं निजी क्षेत्र में, क्योंकि ये डेटा जो बेसिकली दर्शाता है जो एम्प्लॉयमेंट बीइंग क्रिएटेड इन दी प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में जो रोज़गार आ रहा है उसको ये दर्शाता है। तो ये और दिस इज़ कम्प्लीटली इन लाइन विद आवर ओन ग्रोथ रेट, जो इस तरह से हिंदुस्तान जो है अभी भी दुनिया की सबसे तेज़ ग्रो करने वाली इकोनॉमीज़ में से एक है। और जो सरकार स्टेप्स ले रही है कहीं ना कहीं आपको जो है उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग उसको पुश कर रही है, ताकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है अभी भी प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सबड्यूड है। उसके अलावा जो मेक इन इंडिया का जो बड़ा प्रोग्राम है, जो मैन्युफैक्चरिंग पुश दे रहे हैं, जो हम बाहर से, जैसे आप उदाहरण के लिए एप्पल फ़ोन्स को ले लें, आज अमेरिका में बिकने वाले ज़्यादातर फ़ोन्स वो हिंदुस्तान में बन रहे हैं। और ये हालत ये है कि अब ट्रम्प साहब को कहीं ना कहीं एप्पल के जो मालिक हैं उनको वार्निंग देनी पड़ रही है कि आप अमेरिका में बनाएं, ना कि हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां लगाएं। In more news, Department of Telecommunications has introduced a Financial Fraud Risk Indicator, FRI, a multidimensional analytical tool to empower financial institutions with advanced actionable intelligence for cyber fraud prevention. This will enhance cyber protection and validation checks in case a mobile number is flagged with this tool when digital payment is proposed to be made to such numbers. And moving on now to the international commodity market, crude oil. Crude oil prices rose more than 1% today amid fears of a supply disruption in West Asia. Brent crude was trading at $1.39, 1.39% up at $66.29 per barrel. WTI crude was also up 1.58% at $63.01 per barrel when reports last came in. Very briefly, is the oil price reflecting global demand and supply? Obviously, if the prices are going down, definitely it indicates a slowdown in the world economy. So, and it is good for us to some extent because it reduces our imports, cost of import for us. But then also it is also an indicator of falling demand globally. So our exports get affected. So I think, but current levels, I think these are good for India in terms of both as far as we continue to be the huge importers of oil. But it, I think it is not indicating any huge slump in demand globally also. But yes, if it goes beyond this, obviously it will be a reason of question. China. Worry. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और चलें सर्राफा बाजार। सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज बनी हुई थी समाचार तैयार किए जाने तक। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.21% बढ़त के साथ 95,520 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी 0.29% बढ़त के साथ 97,780 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की ओर चलें तो वहां जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.33% बढ़त के साथ 95,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं जुलाई 2025 में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.25% बढ़त के साथ 97,528 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। यहां हम ये समझना चाहेंगे कि सोना ने अन्य सभी निवेशों की तुलना में पिछले कुछ समय से बेहतर परिणाम दिया है। हम क्या उम्मीद करें कि सोना की ये तेजी इस वर्ष यानी 2025 में भी जारी रहेगी? जो भू राजनीतिक स्थितियां हैं और केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीदारी चल रही है उसे ध्यान में रखते हुए। नहीं मनोज जी, मुझे लगता है सोना हमेशा ही उसने जो है किसी भी क्लास को बीट किया है और जितनी अनिश्चितता बनी रहेगी उतना आपको दिखेगा कि सोने में निवेश और उसकी कीमत ऊपर ही जाएगी। यानी आने वाले दिनों में भी आसार इसी बात के हैं कि सोना ऊपर की ओर ही जाएगा। नहीं देखिए मनोज जी, मतलब रोज के ऊपर उतार चढ़ाव का अगर आप छोड़ दें, कल शायद कुछ भाव गिरे थे, आज फिर बढ़ गया, लेकिन मुझे लगता है ब्रॉडली जो कंडीशंस हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि सोने की कीमत बहुत ज्यादा तुरंत गिरेगी। यानी आने वाले दिनों में सोना चमक बरकरार रखेगा ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices rebound, snapping three-day losing streak. Sensex adds over 410 points. Nifty settles at 24,813. Employees Provident Fund Organization adds over 14 lakh net members during March this year.
And crude oil prices rise more than 1% today amid fears of a supply disruption in West Asia. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Mantra. Market Mantra. Market Mantra.